गरीबों को मदद मिल रही है। साथियों, गुजरात में ही भूज भूकंप के बाद जब घरों का पुनर्निर्माण हुआ तो हमारी सरकार ने वो घर भी महिलाओं के नाम कर दिए। અને એ જે પરંપરા આપણે શરૂ કરી કે સરકારનું મકાન હવે બહેનોના નામે જ મળશે, આજે આખા દેશમાં आज जो पीएम आवास योजना चल रही है ना, वो सारी बातें वहां पर देश भर में लागू है। એટલું જ નહીં, બાળકને નિશાળમાં દાખલ કરે ને તો પાછળ બાપનું જ નામ હોય। મેં નક્કી કર્યું ના, માનું નામ પણ હોવું જ જોઈએ। 2014 के बाद से अब तक करीब 3 करोड़ महिलाएं घर की मालकिन बन चुकी है। साथियों, आज पूरी दुनिया में जल जीवन मिशन की भी बड़ी चर्चा है। जल जीवन मिशन के जरिए आज देश के गांव-गांव में पानी पहुंच रहा है। पिछले 5 साल में ही लाखों गांवों के 15.5 करोड़ घरों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। इतने बड़े मिशन की सफलता में महिला पानी समितियां, મહિલાઓની પાણી સમિતિઓ આપણે ગુજરાતમાં શરૂ કરી હતી, હવે આખા દેશમાં ચાલે છે। પાણી સમિતિઓને બડી ભૂમિકા નિભાઈ અને આ મહિલા પાણી સમિતિઓનું મોડલ ગુજરાતે જ આપ્યું છે। आज यही मॉडल पूरे देश में पानी के संकट को हल कर रहा है। साथियों, जब हम पानी की समस्या के समाधान की बात करते हैं तो पानी को बचाना यानी जल संरक्षण भी उतना ही जरूरी हो जाता है। आज देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है, कैच द रेन, बूंद बूंद पानी को पकड़ो। कैच द रेन का मतलब है जहां बारिश का पानी गिरे उसे व्यर्थ नहीं जाने देना। सीमનું પાણી सीमમાં ने घरનું पानी घરમાં, उस पानी का रक्षण करना। और मुझे खुशी है कि आज ये अभियान हमारे नवसारी के सांसद सीआर पाटिल जी के नेतृत्व में देश भर में आगे बढ़ रहा है। और मुझे बताया गया है कि नवसारी की आप सभी बहनों ने भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। बारिश के पानी को बचाने के लिए नवसारी में तालाब, चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज, कम्युनिटी सॉक पिट जैसे 5000 से ज्यादा निर्माण पूरे कर किए जा चुके हैं। एक जिले में ये बहुत बड़ी बात है। अभी भी जल संरक्षण से जुड़े सैकड़ों कार्य नवसारी में चल रहे हैं। अभी सीआर मुझे बता रहे थे, पिछले 2-3 दिन में ही 1100 और काम हो चुके हैं। आज भी 1000 परकोलेशन पीट बनाने का काम किए जाना है। नवसारी जिला रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संरक्षण में गुजरात के सबसे आगे रहने वाले जिलों में से एक है। मैं इस उपलब्धि के लिए नवसारी की मेरी माताओं, बहनों, बेटियों को विशेष तौर पे बधाई देता हूं। आज હું જોતો તો
એક જ જિલ્લામાંથી આ લાખો માતાઓનો મહાકુંભ, અને હું જોતો જાણે દીકરો ઘેર આવે અને માનો ચહેરો કેવો મલકાય, એમ બધાના ચહેરા આજે મલકાતા હતા. અને આ તો એવો દીકરો જેને તમે ત્રીજી વાર પ્રધાનમંત્રી બનાવ્યો. આપના આશીર્વાદથી બને છે. અને એટલે દીકરો ઘેર આવે ને માનું મોં મલકાય, એમ આજે અહીંયા દરેક માના ચહેરા પર ये संतोष, ये आनंद અને આશીર્વાદના ભાવ મારા જીવનને ધન્ય બનાવતા હતા. साथियों, गुजरात की महिलाओं का सामर्थ्य, गुजरात के उदाहरण किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है. यहां पंचायत चुनावों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है. जब आपने मुझे प्रधान सेवक के तौर पर दिल्ली भेजा तो उसी अनुभव को, उसी प्रतिबद्धता को मैं देश में लेकर के गया. जब देश को नई संसद मिली तो हमने सबसे पहला बिल नारी शक्ति के लिए पास किया. આ સંસદનું જે નવું ભવન બન્યું છે ને, એમાં પહેલું કામ અમે આ કર્યું બહેનો માટે. અને એ જ મોદીની માતાઓ બહેનો માટેનો समर्पणનો भाव व्यक्त કરે છે. और आप जानती हैं, नारी शक्ति बंधन अधिनियम से जुड़ी हुई सबसे गर्व की बात क्या है? एक सामान्य पृष्ठभूमि, एक आदिवासी परिवार से आने वाली हमारी राष्ट्रपति जी ने इस बिल को मोहर लगाई, मंजूरी दी है. वो दिन दूर नहीं जब आप में से कोई सांसद या विधायक बनकर ऐसे ही मंच पर बैठा हो. साथियों, गांधी जी कहते थे, देश की आत्मा ग्रामीण भारत में बसती है. गांधी जी के कि देशનો આત્મા ભારતના ગામડામાં. आज मैं उसमें एक पंक्ति और जोड़ता हूं. ग्रामीण भारत की आत्मा ग्रामीण नारी के सशक्तिकरण में बसती है. इसलिए हमारी सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को और महिलाओं के लिए नए अवसरों को बड़ी प्राथमिकता दी. आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है. देश की इस आर्थिक प्रगति को जो नींव है वो आप जैसी करोड़ों महिलाओं ने ही रखी है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की अहम भूमिका है. आज देश की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं, 90 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही है, स्व सहायता समूह. इनमें से 3 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप अकेले गुजरात में काम कर रहे हैं. हमने देश की आर्थिक प्रगति के लिए इन करोड़ों महिलाओं की आमदनी बढ़ाने का संकल्प लिया. हम इन बहनों को लखपति दीदी बना रहे हैं. करीब 1.5 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो लखपति दीदी बन चुकी है. अगले 5 वर्षों में हम कुल 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं. और जिस तेजी से बहनें काम कर रही है उससे तो लगता है
शायद हमें इतना इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, उसके पहले ही हो जाए। माताओं बहनों, जब हमारी एक बहन लखपति दीदी बनती है तो पूरे परिवार का भाग्य बदल जाता है। महिलाएं अपने काम में गांव की दूसरी महिलाओं को भी जोड़ती है और मेरा तो विश्वास है जिस काम को माताएं बहनें हाथ लगाती है ना, उस काम का गर्व भी बढ़ जाता है। धीरे धीरे घर से शुरू हुआ काम एक आर्थिक आंदोलन बन जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के इसी सामर्थ्य को निखारने के लिए बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने इसके बजट को 5 गुना बढ़ा दिया। बजट 5 गुना बढ़ा दिया। इन स्वयं सहायता समूहों को 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का लोन दिया जा रहा है। 20 लाख रुपया અને પણ કોઈ ગેરંટી નહીં, વગર ગેરંટીએ મળે। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को नए कौशल और नई तकनीक से जुड़ने के रास्ते भी दिए जा रहे हैं। साथियों, आज देश की नारी शक्ति हर आशंका को परास्त करके, हर संदेह को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही है। जब हमने ड्रोन दीदी योजना शुरू की तो कई लोगों को आशंका थी। उन्हें ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी और ग्रामीण महिलाओं के बीच तालमेल होने पर ही संदेह था। उनको लगता नहीं ये कैसे कर सकती। लेकिन मुझे अपनी बहनों बेटियों की प्रतिभा और लगन पर पूरा भरोसा था। आज नमो ड्रोन दीदी अभियान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, खेती में नई क्रांति हो रही है और इस क्रांति का नेतृत्व करने वाली बहनों को लाखों रुपयों की आय हो रही है। पूरे गांव में उनका सम्मान बदल जाता है। घर, परिवार, रिश्तेदार, गांव बड़े गर्व के साथ पायलट दीदी को देख रही है, ड्रोन दीदी को देख रही है। इसी तरह बैंक सखी और बीमा सखी जैसी योजनाओं ने गांवों में महिलाओं को नए अवसर दिए। ग्रामीण बहनों के सशक्तिकरण के लिए कृषि सखी और पशु सखी अभियान शुरू किए गए। इनसे लाखों बहनें जुड़ी, उनकी आय बढ़ रही है। बहनों बेटियों, सरकार के ऐसे सारे प्रयासों का ज्यादा से ज्यादा लाभ गुजरात की महिलाओं तक पहुंचे, इसके लिए गुजरात सरकार ने 10 लाख और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान शुरू कर दिया। मैं इसके लिए भूपेंद्र भाई को, गुजरात सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से प्रधानमंत्री के बाद जब पहली बार मुझे लाल किले पर से देश को संबोधन करने का अवसर मिला था और मेरे पहले संबोधन में मैंने एक चिंता व्यक्त की थी और मैंने कहा था कि जब बेटी शाम को अगर देर से घर आती है तो मां और बाप दोनों उसे नोच लेते हैं। कहां गई थी, क्यों देर से आई, कहां थी, सैकड़ों सवाल पूछते हैं। और मैंने सवाल उठाया था
कि बेटियां अगर बाहर से देर से आ जाए तो सैकड़ों सवाल तो पूछ लेते हो, लेकिन क्या कभी बेटा देर रात घर आता है तो कभी उसको भी तो पूछा करो, बेटे कहां गए थे, तो किसके पास थे, क्या कर रहे थे। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए, एक बेहतर समाज बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। बीते दशक में हमने महिला सुरक्षा को बहुत बड़ी प्राथमिकता दी। उनके खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए नियम कानूनों को हमने और सख्त बनाया। महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की तेजी से सुनवाई हो, दोषियों को तेजी से सजा हो, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया गया। अभी तक ऐसी करीब 800 कोर्ट्स, 800 જેટલી नवी कोर्ट देश भर में स्वीकृत की गई है और इनमें से ज्यादातर ने काम करना शुरू कर दिया। इनमें रैप और पॉस्को से जुड़े करीब 3 लाख केस तेजी से निपटाए गए हैं। बहनों અને બાળકો સાથે જોડાયેલા આવા અપરાધોના 3 લાખ કેસ એમાં ચુકાદા લાવી દેવામાં આવ્યા। ये हमारी सरकार है जिसने रैप जैसे संगीन अपराध में बलात्कार करे ने हमें आवीने कायदो बदल्यो અને આવા પાપીને फांसीना माचड़े ज लटकावानो हो। फांसी की सजा, ये हमने कानून बदला। हमारी सरकार ने 24/7 24 કલાક 365 દિવસ विमेन हेल्पलाइन को मजबूत किया। महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर शुरू किए। देश भर में ऐसे 800 के करीब सेंटर चालू हो चुके। इनसे भी 10 लाख से अधिक महिलाओं को मदद मिली। साथियों, अब जो भारतीय न्याय संहिता देश में लागू हुई है, अंग्रेजों के काले कानून को हमने हटाया। देश की आजादी के 75 साल के बाद ये पुण्य कार्य करने का सौभाग्य आप सबने मुझे दिया। और क्या बदलाव किया? उसमें महिला सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को और ज्यादा सशक्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक अलग अध्याय जोड़ा गया है। हम सभी की, पीड़ित बहनों की, समाज की ये शिकायत थी कि अपराध होने पर बेटियों को तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख यही सिलसिला चलता है। न्याय का लंबा इंतजार करना पड़ता है। भारतीय न्याय संहिता में इसका भी ध्यान रखा गया है। बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में 60 दिन के भीतर आरोप तय हो, 45 दिन के भीतर फैसला सुनाया जाए, ये व्यवस्था बनाई गई है। पहले पीड़ित को पुलिस थाने आकर एफआईआर करवानी पड़ती थी, पुलिस स्टेशन जવું પડે। अब नए कानून में कहीं से भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। इससे पुलिस को भी फौरन कार्रवाई करने में आसानी होती है। जीरो एफआईआर के प्रावधान के तहत कोई भी महिला अपने ऊपर अत्याचार होने पर किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकती है। एक और प्रावधान किया गया है कि अब रेप विक्टिम
का बयान पुलिस ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी दर्ज कर सकती है। इसे भी कानूनी मान्यता दी गई है। पहले मेडिकल रिपोर्ट में भी काफी समय लग जाता था।